हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई है। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। कंफ्यूजिंग वर्ब की सेकंड जो है क्लास हम कर रहे हैं। एक क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब मैं एक सेकंड क्लास आपके लिए लेके आया हूँ और मुझे लगता है आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे तो। 1 घंटे में मुझे लगता है, या 1 घंटे से पहले ही जो है क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें लगेगी नहीं, मुझे लगता है। और पता नहीं ये क्यों काम नहीं कर रहा है। ये कर रहा है। हाँ जी, पेज नंबर 16 पे थे हम। पेज नंबर 16 पे थे और मैं ये कुछ समझाने के लिए आपसे कह रहा था। मैंने कल की क्लास में भी आपसे कहा था, मैंने कहा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा समझने के लिहाज से, समझ रहे हो। और इसलिए मैंने कल ना करा के आज मैं आपको करा दे रहा हूँ। ले लेड लेड, लेइंग लाए ले लेन लेइंग लाई लाइड लाइड। और देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है पता है? कन्फ्यूजन यहाँ होता है। ये लाई और ये लाई, ये ले और ये ले, दोनों जो है क्या है? बोले सर सेम है। मैंने कहा सर सेम है, ठीक है, सही बात है। ये वाला लेड और ये वाला लेड, ठीक है, ये सेम है। ये वाला लाइड और ये वाला लाइड क्या है? सेम है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और हमें इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ यार, ये हमने क्या कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई, है ना। और यहाँ कंफ्यूजन होता है और इसी प्रकार के सवाल इस वजह से यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ये इतना मतलब, अगर मैं कहूँ कंफ्यूजिंग वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ये है। कंफ्यूजिंग वर्ब में सबसे ज़्यादा सवाल जो है लाई ले लेन से पूछे जाते हैं। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, यहाँ से जितने सवाल पूछे गए हैं, मतलब मैं कह ही नहीं सकता कि किसी और जो है कंफ्यूजिंग वर्ब से इतने सवाल पूछे गए होंगे। बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। बाकी बात रही कैसी, बोले सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमारे पास ऑप्शन है और मीनिंग भी हमारे पास है। जिससे तुम्हें समझ में आए तुम उससे जो है सॉल्व कर लेना। 6 सेंटेंस है, एक ही पेज पे हमारा सारा काम जो है निपटारा हो जाएगा। मुझे लगता है इतना ही बहुत है समझने के लिए। मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा रफ कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, और जो है फिर थोड़ा सा मैं आपको लिख लिखा के समझाता हूँ कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, नहीं मानेगा? मानेगा। आ जाओ जरा। अगर मैं ले लेड लेड की बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को रखना। ठीक है, किसी चीज को रखना। लाई ले लेन, इसका मतलब होता है किसी चीज का पड़ा होना। ठीक है, पड़ा होना, लेटा होना किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज को रखना क्या है? ले लेड लेड है। ठीक है, किसी चीज का पड़ा होना क्या है? लाई ले लेन है। और ये लाई लाइड लाइट जो है, इसका मतलब होगा किससे? झूठ बोलने से। लाइट किससे होगा? झूठ बोलना। लाइट किससे होगा? झूठ बोलना। देखो मैं अगर थोड़ी सी भी समझदारी वाली बात करूं तो वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है ऊपर वाली बातों से। ठीक है, लेकिन ये देखने में सेम लगता है इसलिए साथ में पढ़ाना पड़ता है। लाई का मतलब झूठ बोलने से है। लाई लाइड लाइड, लाई मतलब झूठ बोलना। अगर तुम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को कभी भी समझोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा किसी चीज को रखने में या पड़े होने में। लेकिन अगर तुम सेंटेंस पढ़ोगे और तुम्हें लगता है मीनिंग झूठ बोलने का है तो फिर कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए। लाई लाइड लाइड होता है झूठ बोलना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो है फोर्थ फॉर्म होती है लाइंग। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत आसान सी चीज है। अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोलने की बात है, लाई लाइड लाइड है। ठीक है, नहीं, लाई लाइड और लाइड, इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी। चर्चा हमें करनी है ऊपर के दो में। चर्चा हमें करनी है ऊपर के दो में। मैं आपसे कहूं ट्रांजिटिव कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव कौन सा होगा। मीनिंग तो देख लिया। रखना, तुमने रखा। पड़ा होना, खुद से पड़ा है। अगर तुमने कोई चीज रखी है मतलब एक्शन हुआ है, और एक्शन हुआ है मतलब डूइंग है, डूइंग है मतलब संभावना है कि कैसी होगी, बोले जी ट्रांजिटिव होगी। किसी चीज का पड़ा होना, लेटा होना, रखा होना। कोई चीज रखी है, पड़ी है, लेटी हुई है, ठीक है, नहीं। रखना अलग चीज है, तुम्हारे द्वारा रखना, तुम्हारे द्वारा किया गया। कोई चीज रखी हुई है, रखा होना किसी चीज का, पड़ा होना खुद से। खुद से है तो हैपनिंग है, हैपनिंग है तो इंट्रांजिटिव है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये जो दूसरा वाला है ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। लाई ले लेन कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ले लेड लेड कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि पैसिव वॉइस किसका बन जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनका क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर तुम्हें कहीं भी पैसिव स्ट्रक्चर दिखे तो समझ लो ले लेड और लेड, ऊपर वाली स्ट्रक्चर से तुम्हें कुछ उठाना है। ध्यान रखना अगर पैसिव वॉइस बन रहा है। अगर तुम्हें लगता है इंट्रांजिटिव वर्ब का तुम पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, या इसमें से कोई सी भी लाई ले लेन में से कोई भी वर्ब पैसिव के स्ट्रक्चर में दिखती है, तो समझ लो क्या है? गलत है। क्यों गलत है साहब? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी एक्टिव पैसिव में कंफ्यूजन है, बोले जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो बिल्कुल। तो उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए समाधान है कि मीनिंग रख लो। किसी चीज को रखना, तुम्हें लगता है कि तुमने करा है, तो ले लेड लेड है, याद फिर भी करना ही पड़ेगा।
बाकी पड़ा होना लेटा होना है तो लाई ले लेन है, इतना ध्यान रख लो। अगर बात समझ में आ गई तो क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑप्शंस क्या है मैं तुमसे पूछूं, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या है, ये रहे आपके 12 ऑप्शंस, यही इन 12 में से कुछ यहाँ रखना है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या रखोगे, ठीक है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन लाई लाइड लाइड से लिया हो, झूठ बोलने का तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, लेकिन देखने में सेम लगता है तो यहाँ ले लेते हैं। बाकी तुम्हारे पास 8 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर के 8 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये 6 में भरने हैं, है ना। जैसे 4 पेपर मिलते हैं, मैंने आपको 8 दे दिया, आपको चुनना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आ जाओ। बाकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से कर लो तो सबसे बेस्ट है। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो इस वाली फैमिली में से कोई चुन लो, ले लेड लेड। आपको लगता है आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वाली फैमिली से चुन लो, लाई ले लेन, कंफ्यूजन ही खत्म, कुछ टेंशन ही नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, आए द बुक ऑन द टेबल, ध्यान से देखना, ऑन हो गई प्रपोजिशन, द टेबल उसका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई प्रपोजिशन, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। बोले सर ये द बुक क्या है, मैंने कहा यहां पर एक वर्ब आएगी, मैंने कहा आएगी, उस वर्ब का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बोले अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है मतलब यहां कैसी वर्ब आनी चाहिए, बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई कि ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अगर ट्रांजिटिव आएगी इसका मतलब ले लेड लेड या लेइंग में से कुछ आएगा, है ना। एक बात, दूसरी बात, मैंने रखी किताब कहां, टेबल पर रखी। अब बोले सर हिंदी मीनिंग, बोले मीनिंग देख लो, रखना। किताब पढ़ी थी, मैंने रखी, आए आए मतलब मैंने किताब को पढ़ा हो ना, मैंने किताब को रखा, मैंने किताब को रखा, इसका मतलब रखने का मीनिंग है। तब भी तुम पहुंच गए यहां पे कि ले लेड लेड का मीनिंग आएगा। मैंने कहा ठीक है साहब। अब तुमने टेबल पे किताब रखी, ये रोज का एक्शन बता रहे हो या पास्ट की एक सिंगल घटना होगी, सोच के बताओ, ये तुम्हारा डिसीजन है। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक्शन डेली होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, कि तुम्हें लगता है ये एक्शन फ्रीक्वेंसी है, डेली होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ कि एक एक्शन डेली हुआ। कि तुम किताब रखते हो टेबल पे, या तो तुम ऐसा कहो प्रतिदिन ट्यूशन से आने के बाद मैं अपनी किताब को टेबल पे रख देता हूं, है ना, तब तो तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपने कहा आए द बुक ऑन द टेबल, कि मैंने किताब को टेबल पे रखा, मतलब पास्ट का सिंगल एक्शन है, और पास्ट का सिंगल एक्शन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब तुम्हें ये भी क्लियर हो गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। और ट्रांजिटिव क्या आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। तो आप कहेंगे आई लेड द बुक ऑन द टेबल। बोले सर मीनिंग किसका था, रखने का था, रखने के साथ सेकंड फॉर्म, रखने की सेकंड फॉर्म क्या है, लेड है, तो ऐसे आ जाओ। नेक्स्ट आओ, द कीज हेयर, प्लीज द कीज हेयर। एक बात तुम सेंटेंस को देख के समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अरे हाँ है ना। और इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है शुरुआत में, फर्स्ट फॉर्म। प्लीज को देख के नहीं समझ पाए, प्लीज लिखा है, प्लीज प्लीज जब जब आता है बोले इंपेरेटिव सेंटेंस के शुरू में ही आता है, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि या तो ले लगाऊंगा या लाई लगाऊंगा, या तो ले आएगा या लाई आएगा। मगर आप ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट भी तो रखा है, क्या क्या रखना है यहां पर, क्या रखना है यहां पर, चाबियां रखनी है। तो अगर रखनी है, मैंने कहा चाबियां यहां रख दो, चाबियां यहां रख दो, मीनिंग किसका है, रखने का। अगर रखने के लिए फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो रखने की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, ले होती है। तो आप कहेंगे प्लीज ले द कीज हेयर, मीनिंग के हिसाब से ले आ जाएगा। बोले सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अरे रखा तो है ऑब्जेक्ट, कीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर कीज ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी बात वही है कि ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, ले होती है। आ जाओ ऐसे कर लो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 3, द मैन द बैक डाउन, द मैन द बैक डाउन एंड ऑन द ग्राउंड। उस व्यक्ति ने, कि कोई व्यक्ति था, द मैन सब्जेक्ट है हमारा, द मैन क्या है, बोले जी सब्जेक्ट है, ठीक है। द बैग, डाउन, डाउन मतलब कहां रखा, नीचे रखा। डाउन क्या है, एडवर्ब है। डाउन क्या है, एडवर्ब है। कहां रखा, बोले जी नीचे रखा। लेकिन क्या रखा, यहां पर जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब आपकी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अरे नाउन रखा है वर्ब के तुरंत बाद, इसका मतलब वर्ब के बाद में रखा नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या तो प्रपोजिशन का या ऑब्जेक्ट का। सो या तो प्रपोजिशन का या वर्ब का। वर्ब का प्रपोजिशन यहाँ पे है नहीं तो प्रपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब किसका ऑब्जेक्ट है, बोले जी वर्ब का। इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए बोले जी किसको उठा लूं, ले लेड लेड। ट्रांजिटिव वर्ब में बोले जी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती क्योंकि थर्ड फॉर्म तब आती है जब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड आता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। अब जरा सेंटेंस देखो पूरा पढ़ने के बाद, द मैन द बैग डाउन, उस आदमी ने बैग नीचे रखा, ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर लेट गया, कुछ ऐसा मीनिंग होगा, उसने बैग रखा जमीन पे और वो लेट गया। ये डेली का एक्शन है या सिंगल एक्शन है, बताओ। अगर तुम्हें लगता है ये एक्शन रोज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो दोनों तरफ।
अगर तुम्हें लगता है ये पास्ट का सिंगल एक्शन है कि कभी किसी एक दिन की बात बताना है कि उसने बैग रखा और वो लेट गया, पास्ट का सिंगल एक्शन है, तो सेकंड फॉर्म लगा लो। यहां पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तुम इसको फ्रीक्वेंसी मान लो, बार बार होने वाला एक्शन मान लो, ऐसा कुछ नहीं है सेंटेंस में। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बोले जी सेकंड फॉर्म आएगी। अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, लेड होती है। तो आप कहेंगे द मैन लेड, द मैन लेड द बैग डाउन, उस व्यक्ति ने बैग को कहां रखा, नीचे रखा। द मैन लेड द बैग डाउन एंड ऑन द ग्राउंड, और व्यक्ति ग्राउंड पर लेट गया। पहली बात तो मीनिंग की रख लो, आदमी ने बैग रखा, रखने के लिए सेकंड फॉर्म, बोले जी लेट आ गई। और ग्राउंड पर लेट गया, लेटने के लिए सेकंड फॉर्म का क्या आएगी, बोले जी ले आ जाएगी। या तो मीनिंग से आ जाओ कि जी ले आ जाएगी, मीनिंग से नहीं आ रहे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से आ जाओ। ये आपकी वर्ब रखी है, वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, बोले जी प्रपोजिशन का। क्या आपकी वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है जिसको ऑब्जेक्ट मान लो, नहीं रखा। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वर्ब कैसी। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब वर्ब कैसी, वर्ब इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, बोले जी ले होती है। तो हमने क्या रख दिया, ले रख दिया, और सेंटेंस मेरा क्या हो गया, बोले जी ठीक हो गया, हमने कर दिया फिल इन द ब्लैंक जो करना था। नेक्स्ट, द गन डाउन ऑन द ग्राउंड, अब की बार सेंटेंस बदल गया, द गन डाउन ऑन द ग्राउंड। सेंटेंस की स्टार्टिंग ही वर्ब से हो रही है। सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से कब होती है बताओ जरा, वाक्य का जो प्रारंभ है वो वर्ब से कब होता है, वाक्य की स्टार्टिंग वर्ब से तब होती है जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, एंड से जुड़ा है, एंड हमेशा सेम चीजों को जोड़ता है। एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एंड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, बोले जी फर्स्ट फॉर्म होगी। बहुत बढ़िया, यहां से मुझे क्लियर हो गया कि चौथे नंबर में दोनों तरफ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहने का मतलब या तो ले आएगा या लाई आएगा। अब इसके बाद मेरा सवाल बनता है कि ले कहां आएगा, लाई कहां आएगा। तो फिर वही बात, ऑब्जेक्ट देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, वर्ब के तुरंत बाद नाउन रखा है मतलब ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ट्रांजिटिव चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा, बोले जी ले आएगा। आपने लिखा ले द गन डाउन, बंदूक को कहां रख दो, नीचे रख दो। बाकी मीनिंग से देख लो हिंदी से, ले द गन डाउन, बंदूक नीचे रखो, रखना, रखने के लिए फर्स्ट फॉर्म कौन आएगी, बोले जी ले आएगी। एंड ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर क्या करो, जमीन पर रखो, जमीन पर लेट जाओ, जमीन पर लेट जाओ। अगर जमीन पर लेट जाओ का मीनिंग है तो लेटने के लिए क्या आता है, बोले जी लाई आता है। तो मैंने क्या लिख दिया, लाई लिख दिया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है बोले जी मुझे तो मीनिंग से नहीं करना, मुझे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से करना है, तो जरा देखना, वर्ब के बाद ऑन रखा है प्रपोजिशन, द ग्राउंड उसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्रपोजिशन द ग्राउंड उसका ऑब्जेक्ट। आपकी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तभी तो मैंने किसको चुना, इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म किसको चुना, लाई को चुना। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिएगा। ही इन द ट्रैप विच बाय द पुलिस, ही इन द ट्रैप विच बाय द पुलिस, वो एक ट्रैप में फंस गया जो किसके द्वारा बिछाया गया था, पुलिस के द्वारा। ठीक है, नहीं आ जाओ जरा। हम्म, देखो किसी किसी ट्रैप में पड़ जाना, खुद देखो, अब जैसे ट्रैप मतलब जाल बिछाया है। अब जाल में जानबूझ के अगर तुमने तुमने कुछ करा है, तुम जाके जाल में फंस गए, तो उसको एक्शन मान लो। अगर एक्शन खुद हुआ, जब तुम जाल में फंस गए, तुम जाल में खुद तो जानबूझ के तो फंसे नहीं होंगे, खुद ही फंसे होंगे, है ना। कि मैं गया जाके जाल में कूद गया, जाल मतलब जो भी पुलिस ने जो है चारों तरफ घेराबंदी वगैरह कुछ करी थी उसमें तुम फंस गए, या उसने जो भी प्लान बनाया था उसमें तुम आ गए। अगर तुम जानबूझ के आए या तुमने वो काम करा होता तो तुम उसको ट्रांजिटिव में लेते। लेकिन अगर तुम ट्रैप में फंसे हो, इसका मतलब खुद हुआ है काम, है ना, तुमने नहीं करा होगा। तो कौन जाके अपने आप को फंसा लेगा, नहीं, खुद हुआ है। अगर खुद हुआ है इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए यहां पर जो भी वर्ब आएगी वो इंट्रांजिटिव आएगी। कैसी वर्ब आएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। और दूसरा, पुलिस के जाल में फंस गए, है ना, पुलिस ने बिछाया था जाल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्रीक्वेंसी, बार बार तो काम हो नहीं रहा होगा, पुलिस जाल बिछा रहा है वो पकड़ा जाता है, रोज ये काम होता है, नहीं। ये पास्ट का सिंगल एक्शन है, तो पास्ट के सिंगल एक्शन के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले जी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रांजिटिव के सेकंड फॉर्म कौन है, ले, ही ले। ट्रांजिटिव के लिए सेकंड फॉर्म है ले, तो आप कहेंगे ही ले इन द ट्रैप, वो जो है जाल में फंस गया। उसके बाद आप कह रहे हो विच ट्रैप, क्या, बोले कौन से ट्रैप में फंस गया, वो ट्रैप जो बिछाया गया था किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अगर मैं ट्रैप की बात करूं या जाल की बात करूं जो पुलिस द्वारा बिछाया गया, अब मैं आपसे कहूं पहली बात तो यह है कि पुलिस ने जाल बिछाया, बिछा नहीं, बिछाया, रखा नहीं, मतलब मैं कहता हूं पड़ा नहीं था, जाल बिछाया गया था, मतलब पुलिस ने कोई काम किया था, खुद नहीं हुआ कि जाल बिछा हुआ था, जाल बिछाया गया। अगर बिछाया गया मतलब एक्शन किया गया, मतलब इसका मतलब यह है कि बात किसकी चलेगी, इस वाले बॉक्स में किसकी बात चलेगी,
ट्रांजिटिव वर्ब की बात चलेगी। एक बात पक्की है कि यहाँ किसकी बात चलेगी, बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब की बात चलेगी, क्लियर सी बात है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात चलेगी तो ट्रांजिटिव वर्ब में बोले सर क्या करें, दूसरी बात जरा देखना, यहाँ लिखा है बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा बिछाया गया जाल, वो फंस गया जाल में। अब मैं आपसे कहूं पुलिस को द्वारा बिछाया गया, बाय द पुलिस आपने लिखा है, मतलब आप ये कह सकते हो पैसिव वॉइस है। अरे हाँ है ना, अरे बाय द पुलिस देख के क्लियर होता है कि पैसिव वॉइस है, पुलिस द्वारा बिछाया गया जाल। अगर पैसिव वॉइस है तो ट्रांजिटिव का ही पैसिव वॉइस बनता है, ये बात भी क्लियर है। या तो बाय द पुलिस देख के समझ लो कि यहाँ ट्रांजिटिव आएगा, वरना पुलिस ने जाल जो बिछाया था, पुलिस ने जाल बिछाया मतलब एक्शन करा, और एक्शन करा मतलब सीधी सी बात है कि एक्शन अगर करा गया तो ट्रांजिटिव वाली बात होगी। ये हो गया। दूसरी बात, अगर पुलिस ने जाल बिछाया है और आपको पैसिव वॉइस चाहिए, मैंने आपको बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म से बनेगा, सेकंड फॉर्म से बनेगा। सेकंड फॉर्म मतलब लेड, लेड यहां रख नहीं सकते क्योंकि पैसिव वॉइस है। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या कहेंगे, द ट्रैप विच वॉज लेड बाय द पुलिस, ही ले इन द ट्रैप विच वॉज लेड बाय द पुलिस। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अब वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, पैसिव वॉइस बनाया आपने, सेकंड फॉर्म लेड का, वॉज लेड आ गया। इंट्रांजिटिव चाहिए था तो क्या लगा दिया, ले लगा दिया। मुझे लगता है बात समझ में आएगी। बाकी मीनिंग से करना चाहो तो मीनिंग से कर लो, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देयर इज अ गन ऑन द टेबल, कि यहां पर एक बंदूक है जो कहां रखी है, टेबल पर रखी है। अब मीनिंग किसका है, रखे होने का, है ना। बंदूक जो है टेबल पर रखी है। अब बोले सर रखना, किसी के द्वारा रखी नहीं गई। आ गन ऑन द टेबल, एक बंदूक जो है टेबल पर पड़ी है। बंदूक का टेबल पर पड़ा होना, और पड़ा होना मतलब इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अब यहां पे इजमार आया है, इजमार के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अरे हाँ है ना, इजमार के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बोले सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ले तो क्या लगा ले, बंदूक पड़ी है, पड़े होने के लिए थर्ड फॉर्म क्या आती है, लेन आती है। देयर इज लेन अ गन ऑन द टेबल। समस्या एक और हो गई सेंटेंस में 6 नंबर में, ठीक है नहीं, मगर बात यह है ना कि पड़ी है तो आप पड़ी हुई के लिए क्या कह दोगे, लेन तो रहने दो, फिर पैसिव वाला मीनिंग बन जाएगा ना। इजामार के साथ थर्ड फॉर्म तो लगा नहीं सकते, अगर इंट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कैसे लगाओगे, पड़ी हुई है ना, तो आप लाइंग कहो, देयर इज लाइंग अ गन ऑन द टेबल, देयर इज लाइंग अ गन ऑन द टेबल। अब इसमें सेंटेंस समझने के लिए बहुत कुछ है। देखो, देयर इज लाइंग, पड़ी हुई है ना, आप कंटिन्यूस दिखा रहे हो, देयर इज लाइंग मतलब पड़ी है, क्या पड़ा है, एक बंदूक पड़ी है टेबल पे। मीनिंग पड़े होने का हो तो आपको समझ में आना चाहिए, बोले सर लाइंग आएगा, क्या आएगा, लाइंग आएगा। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बोले भैया लाइंग जो है, लाइंग तो इंट्रांजिटिव है, लाइंग तो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपकी वर्ब के पास तो ये रखा है अगन, अरे वर्ब के तुरंत बाद गन रखा है कि नहीं रखा है, सोच के बताओ। मैंने आप कहा देयर इज लाइंग अ गन ऑन द टेबल, ऑन हो गई प्रपोजिशन, द टेबल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूं गन क्या है, लाइंग के बाद में गन रखा है, वर्ब के बाद में गन रखा है, अगर वर्ब के बाद में नाउन रखा होता है तो बोले जी ऑब्जेक्ट होता है। आप कह रहे हो लाइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो लाइंग के बाद आगन रखा है। अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया इसका मतलब तुम अच्छा सीख रहे हो, और नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूं, क्योंकि सवाल तो मैं डाल ही दूंगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देयर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है बाद में लिखा जाता है। ये गन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, गन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर गन क्या है, गन यहां पर सब्जेक्ट है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं देयर वाला तो आप क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूं देयर वॉज अ किंग, मैं आपसे कहूं ये वॉज किसके हिसाब से आया, क्या वॉज देयर के हिसाब से आया, नहीं साहब, वॉज किसके हिसाब से, आ किंग के हिसाब से। आ किंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, देयर तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए आता है, वाक्य की स्ट्रक्चर पूरी नहीं होती तो उसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए देयर हेल्प करता है। तो देयर इज लाइंग अ गन, की एक बंदूक पड़ी हुई है कहां पर, टेबल पर। तो यहां पर आ गन सब्जेक्ट है और आपकी लाइंग वर्ब के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस गन को ऑब्जेक्ट मानने की गलती मत करना, गन सब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट हुई है, देयर से। देयर वाली स्ट्रक्चर में जो बाद वाला नाउन रखा होता है वही क्या होता है साहब, सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है अगन यहां पे सब्जेक्ट है, मैं ही समझाना चाह रहा हूं। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो लाई ले लेन जो है मुझे लगता है कंप्लीट मैंने कर दिया है। आपकी समझ के हिसाब से मुझे लगता है काफी चीजें मैंने इसमें करा दी, ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट आ जाओ। बड़े ही काम की चीज है भाई, बड़े ही काम की चीज है। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, कि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, और मैं आपसे कहूं कि तुम्हें आना भी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा है। देखो भाई, मैंने एक टेबल सी बना दी छोटी सी, पता नहीं इसका साइज कैसे बढ़ता है, मेरे को तो ये क्लियर नहीं होता कि इसका साइज भी बढ़ता होगा कहीं से नहीं बढ़ता होगा।
ओहो, अच्छा ये वाला भी ऑप्शन है, हाथ वाला भी, तो बहुत बुरा बना है। चलो खैर, हाँ मैं कुछ समझा रहा था, मैं समझा रहा था, आ जाओ जरा इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा जो है कलाकारी भी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कौन सा कला है। आ जाओ एडजेक्टिव की बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी कल की क्लास में ही, कल की क्लास मतलब इससे पिछली 2 क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव बन सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि एडजेक्टिव 2 तरीके से बन सकते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव अपना मूल रूप में भी होता है। समझ रहे हो, एडजेक्टिव अपने मूल रूप में भी एडजेक्टिव होता है। मैं आपसे कहूं मूल रूप एडजेक्टिव कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं एक शब्द होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में जब एबल लगाते हैं तो एक्सेप्टेबल बनता है। सक्सेस में जब फुल लगाते हैं सक्सेसफुल बनता है। एग्री में जब एबल लगाते हैं एग्रीएबल बनता है। ठीक है, ये शब्द कैसे हैं, ये बाय बर्थ एडजेक्टिव हैं। आपने जो है इसके साथ जो है सफिक्स लगाया, एबल लगाया, फुल लगाया, एबल लगाया, कोई भी शब्द लगाया, सफिक्स लगा के आपने इसको एडजेक्टिव बनाया। या डेड शब्द है, मैं आपसे कहूं डेड शब्द है, ये बाय बर्थ क्या है, वो बाय बर्थ एडजेक्टिव है। ये शब्द जो है बाय बर्थ एडजेक्टिव्स हैं, ये इनकी ओरिजिनल फॉर्म है। एबल एबल फुल लग के क्या बनते हैं, ओरिजिनल फॉर्म है इनकी। ये एडजेक्टिव इस तरीके से ही बनते हैं। एडजेक्टिव बनाने का तरीका क्या है, कई बार हम जो है नाउन के साथ फुल लगाते हैं, कई बार हम एबल लगाते हैं, कई बार हम इबल लगाते हैं वर्ब के साथ, तो ये इस तरीके से एडजेक्टिव बनते हैं। तो मैं आपसे कहूं ये एडजेक्टिव है, बोले सर एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। इसी तरीके से एडजेक्टिव बनता है, लेकिन हमारे पास एक ड्राइव्ड फॉर्म भी है जो हम खुद से बनाते हैं। कैसे, बोले जी वर्ब को अगर थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें तो वो भी क्या बनती है, एडजेक्टिव बनती है। जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करके बनती है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बोले सर क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव है, कुछ ओरिजिनल फॉर्म के जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव है। मैं आपसे कहूं दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड है और एक शब्द है डेड, मैं आपसे कहूं दोनों में क्या डिफरेंस है तो डेड भी एडजेक्टिव और डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव बन सकता है। तो अगर ये दोनों शब्द एडजेक्टिव बने हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म बनाई एक्सेप्टेड, और एक शब्द होता है एक्सेप्टेबल। मैं आपसे कहूं दोनों में क्या फर्क है, एक्सेप्टेड में और एक्सेप्टेबल में। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया सक्सीडेड, और एक शब्द होता है सक्सेसफुल। मैं पूछूं दोनों में क्या फर्क है, एग्री की थर्ड फॉर्म एग्रीड बनाई और ये एग्रीएबल है। मैं फिर से पूछता हूं दोनों में क्या फर्क है। ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं, मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने 3-4 शब्द लिखे। डाइड है, एक्सेप्टेड है, सक्सीडेड है, एग्रीड है। ऐसे शब्द जो हैं आपसे पूछें तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो याद रखना जो एडजेक्टिव वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाते हो वो हमेशा एक्शन को दिखाएगा। ऐसा एडजेक्टिव जो किसको दिखाएगा, ऐसा एडजेक्टिव जो हमेशा किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो एडजेक्टिव होगा वो किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो ये हमेशा किसको दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा। ऐसा एडजेक्टिव जो ओरिजिनल फॉर्म के हिसाब से बना है वो किसको दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा। कहने का मतलब है सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगता है तुम्हें स्टेट दिखानी है, ओरिजिनल फॉर्म दिखानी है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं मतलब स्टेट दिखानी है, तुम्हें लगता है कि कोई एक्शन नहीं दिखाना है तो ये वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्शन दिखाना है कि एक्शन हुआ था साहब, किसी ने किसी तरीके से आप दिखाना है कि एक्शन हुआ था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस वाली, ये वाली आपको यूज करनी है। डाइड, एक्सेप्टेड, सक्सीडेड, एग्रीड, ये वाली आपको यूज करनी है। अगर बात समझ में आई तो मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस रखे। क्या, दे अनाउंस द नेम ऑफ द पीपल डाइड या डेड इन द वॉर, उन्होंने उन लोगों के नाम अनाउंस करे जो वॉर में मारे गए थे। अब मैं आपसे पूछूं डाइड या डेड, डाइड, डेड गलत है। आ जाओ जरा अभी बताता हूं वह कैसे है। दे अनाउंस द नेम ऑफ द डाइड या डेड पीपल, नेम ऑफ द डेड पीपल। अब देखो कहानी क्या है, दे अनाउंस द नेम, उन्होंने नाम अनाउंस करे ऑफ द पीपल, लोगों के, है ना। अब ध्यान ध्यान से देखना, पीपल क्या है, नाउन है, लोग बाग। अब इस नाउन के लिए क्या आया, एडजेक्टिव आया। इस नाउन के लिए क्या आया, अरे भाई ब्लैक कहां गया, नाउन के लिए क्या आया, एडजेक्टिव आया। पीपल, कौन से पीपल, जो मर गए, कहां मर गए, इन द वॉर। इस एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव ये जो इन द वॉर है किसके लिए आया बताओ जरा, वॉर में क्या, वॉर में मर गए, वॉर में मर गए या वॉर में मारे गए ऐसा कह लो, है ना। दे अनाउंस द नेम ऑफ पीपल डाइड या डेड इन द वॉर। तो मैं आपसे कहूं ये जो एडजेक्टिव है इसके साथ में क्या भी आया, इसके साथ में एक एडवर्ब भी आया, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, एडवर्ब कब आता है, किसी भी चीज की विशेषता कब बताते हो, जब एक्शन हुआ हो।
अगर मैं कहूं तुमने किसी चीज के लिए एडवर्ब लगाया, कभी हेल्पिंग वर्ब के लिए एडवर्ब आता देखा? नहीं आता। कभी भी ऐसी वर्ब के लिए जो स्टेट को दिखाती है उसके लिए एडवर्ब आता? नहीं आता। ये तुमने शुरू में ही पढ़ लिया होगा, और मैंने आपको बहुत जोर शोर से समझाया कि एडवर्ब का प्रयोग तभी करते हैं जब एक्शन हुआ हो। अगर एक्शन नहीं होता तो एडवर्ब नहीं आता। आपने लिंकिंग वर्ब में सीखा होगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता, इसलिए उसके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता। मैं आपसे पूछूं कि भाई डाइड या डेड इन द वॉर, तो पीपल के लिए आया डाइड या डेड, और उस डाइड या डेड के लिए आया इन द वॉर। कहां मारे गए? वॉर में मारे गए। तो इन द वॉर जो है वेयर का रिप्लाई है। कहां मारे गए? बोले जी वॉर में। किसका रिप्लाई है? वेयर का। और वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो भाई साहब आपके एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है, आपके एडजेक्टिव के लिए अगर एडवर्ब आया है इसका मतलब एक्शन हुआ है। अगर एक्शन हुआ है तो आप किसका लगाओगे, किसका प्रयोग करोगे? एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अभी तो सिखाया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले किसके रूप में लगेंगे? जब एक्शन हुआ हो। अगला देखना जरा। दे अनाउंस द नेम ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के नाम अनाउंस किए। पीपल क्या है? नाउन है, और नाउन के लिए क्या आया? बोले जी एडजेक्टिव आया। नाउन के लिए एडजेक्टिव आया, लेकिन इस एडजेक्टिव के लिए कुछ स्पेसिफिक आया? अगर इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई शब्द आया होता तब मैं कहता कि साहब ये एडजेक्टिव जो है एक्शन वाला है। लेकिन इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई शब्द नहीं आया, कोई शब्द प्रयोग नहीं करा गया इस एडजेक्टिव के लिए। ये एडजेक्टिव ऐसा कैसी है? ये स्टेट है। उन्होंने नाम अनाउंस किए वो उन लोगों के जो लोग मर गए थे वॉर में। वॉर की तो बात इन्होंने करी नहीं, वो लोग जो मर गए थे उनके नाम अनाउंस किए गए। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, लेकिन यहां पर आपको स्टेट दिखानी है। क्या दिखानी है? स्टेट। और स्टेट को दिखाने के लिए किसका यूज किया? आपने ओरिजिनल फॉर्म का यूज किया, डेड का। डाइड यहां पे गलत है। ठीक है भाई। अब जरा तीसरा और चौथा देख लो। यू कांट क्रिटिसाइज द ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल बाय यू। तुम उस ऑफर को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो तुमने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया है। वी हैव ऑफर्ड देम सम एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल ऑफर। देखो भाई, यू कांट क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज हमारी हो गई मेन वर्ब। द ऑफर उसका क्या हो गया? क्रिटिसाइज का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, ऐसा कह लो। द ऑफर एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल। अब मैं आपसे कहूं ऑफर के लिए क्या शब्द आया? ये एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल इस ऑफर के लिए आया होगा, सोच के देखो। नाउन के लिए आया होगा एडजेक्टिव। अरे हाँ है ना। इस नाउन के लिए क्या आया? एडजेक्टिव आया ना। कैसा ऑफर? जो एक्सेप्ट कर लिया गया है तुम्हारे द्वारा ऑलरेडी, मतलब पहले से ही। तो इस नाउन के लिए क्या एडजेक्टिव आया? और एक्सेप्ट कर लिया गया है ऑलरेडी, पहले ही। ये जो एक्सेप्टेड है, इस एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल के लिए क्या आया है? ऑलरेडी आया है। एक एडजेक्टिव के लिए आपने क्या दे रखा है? एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब दे रखा है। अगर एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब दे रखा है, इसका मतलब आप इस सेंटेंस को देख के कह सकते हैं, या इस एडजेक्टिव को देख के कह सकते हैं कि क्या हुआ होगा? एक्शन हुआ होगा। एक्शन हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपके आपके एडजेक्टिव के लिए अलग से क्या आया है? एडवर्ब आया है। अगर एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है वो साफ साफ बताएगा कि एडवर्ब तब आता है जब एक्शन हुआ हो। अगर एक्शन हुआ है तो साहब क्या किसका प्रयोग करेंगे? एक्शन अगर हुआ है तो एक्सेप्टेड का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्टेबल क्या होगा? गलत होगा। एबल या एबल वाले शब्द क्या होंगे साहब? गलत होंगे। एक्सेप्टेबल का प्रयोग गलत माना जाएगा, बिल्कुल ही। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। वी हैव ऑफर्ड देम, हमने उनको ऑफर किया है सम एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल ऑफर। अब तुम सोचना, सम जो है वो ऑफर के लिए ही आया, ध्यान रखना। सम जो है वो डिटरमिनर की तरीके से काम करता है। सम ऑफर, हमने जो है कुछ उनको, वी हैव ऑफर्ड देम सम एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल ऑफर, हमने कुछ उनको एक्सेप्ट ऐसा ऑफर दिया है जो एक्सेप्ट करने लायक है। ठीक है। अगर तुमने कुछ ऑफर दिया, मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे एडजेक्टिव के लिए कुछ आया? एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल के लिए कुछ आया? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया मतलब स्टेट है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि क्या नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ। बल्कि क्या दिखाना चाह रहे हो उस सेंटेंस में? तुम स्टेट दिखाना चाह रहे हो। और स्टेट दिखाना चाह रहे हो तो इसका मतलब किसका यूज करोगे? स्टेट दिखाने के लिए एक्सेप्टेड का नहीं, किसका यूज करेंगे? एक्सेप्टेबल का। किसका यूज करेंगे? एक्सेप्टेबल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है बात क्लियर हुई होगी। ये तीन वर्ब बड़ी पूछी जाती हैं साहब एग्जाम में। लुक, सीम, अपीयर। पहली बात तो तीनों की तीनों जो है, तीनों का मीनिंग होता है प्रतीत होना, किसी चीज का प्रतीत होना। इनकी एक खास बात होती है कि ये हमेशा लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। ठीक है, सीम हो गया, लुक हो गया, अपीयर हो गया, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब की तरीके से ही काम करती हैं। और अगर ये लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम करती हैं तो ध्यान रखना इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। मैं केवल लुक की बात कर रहा हूँ, लुक के साथ एट, इन और कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब प्रतीत होना। इनका ये लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम करती हैं। लिंकिंग वर्ब्स की कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ये बात ध्यान रखना है। बाकी
शी लुक्स, शी सीम्स, शी अपीयर्स टायर्ड, वो प्रतीत होती है कैसी, थकी हुई, आफ्टर अ लॉन्ग डे, बहुत लंबे टाइम के पूरे, आफ्टर लॉन्ग डे मतलब बहुत पूरा दिन काम करके वो थकी हुई सी लग रही है। तीनों का मीनिंग सेम है, मैं आपसे कहूं तीनों का मीनिंग अलग अलग है, तीनों का मीनिंग सेम है। और मैंने आपसे कहा जब जब लिंकिंग वर्ब की पहचान करनी हो तो उसकी जगह क्या करो, वाज वर्ब रख के देखो। तो शी लुक्स टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी सीम्स टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी अपीयर्स, अच्छा फर्स्ट फॉर्म चल रही है क्या, तो वॉज नहीं, इज एम आर रख लो। शी इज टायर्ड, शी लुक्स टायर्ड, शी सीम्स टायर्ड, शी इज टायर्ड, शी अपीयर्स टायर्ड या शी इज टायर्ड, बोले सर शी इज टायर्ड। दोनों मीनिंग कभी चेंज होगा ही नहीं, और चेंज नहीं होगा मतलब लिंकिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। तो लुकिंग नहीं, सीमिंग नहीं, अपीयरिंग कभी नहीं आएगा, ये तीनों शब्द नहीं आएंगे, लुकिंग, सीमिंग, अपीयरिंग नहीं बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ये तीनों शब्दों को ध्यान रखना, अपने दिमाग में उतार के रखना, काम के शब्द हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ, लुक सीम अपीयर हो गया हो तो। लेकिन हाँ, जैसे मैंने यहां बात करी केवल लुक की, ध्यान रखना लुक के साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं जोड़ा। लेकिन अगर लुक के साथ कुछ जुड़ जाए, मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा वर्ब के साथ कई बार क्या जुड़ जाती है, प्रपोजिशन जुड़ जाती है। अगर खाली वर्ब है तो उसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ के एक डिफरेंट मीनिंग जो है निकल जाता है। खाली जो लुक शब्द है उसका मतलब होता है प्रतीत होना, मुझे प्रतीत होता है ना, प्रतीत होना। लेकिन अगर वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन जुड़ जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और इस ही वर्ब प्लस प्रपोजिशन को क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब। मैं तुमसे कहूं फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब है वर्ब और प्रपोजिशन, अगर किसी वर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ के एक अलग मीनिंग निकल जाए उसी को क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब कहेंगे। जैसे मैंने कहा लुक, लुक का मतलब प्रतीत होना, लेकिन लुक एट मतलब किसी को, किसी की तरफ देखना। लुक इनटू होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, ठीक है। लुक अप टू, आई लुक अप टू यू मतलब तुम मेरे आइडियल हो, मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। लुक फॉर, लुक फॉर मतलब किसी चीज के लिए, किसी चीज की तलाशी लेना, सर्च करना, ठीक है। नहीं, लुक फॉर मतलब किसी चीज को, कोई भी चीज तलाशी ले रहे हो, किसी चीज की सर्च कर रहे हो तो उसको लुक फॉर कहेंगे। लेकिन लुक अप होता है सर्च करना, लेकिन कहाँ, डिक्शनरी में। डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढ रहे हो तो आप लुकअप कहेंगे, किसी नॉर्मल चीज को ढूंढ रहे हो तो आप क्या कहेंगे, लुक फॉर कहेंगे। लुक की हालांकि और भी फ्रेजल वर्ब होती है, 5-7 और निकल जाएंगे, 8-10। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि वर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ के उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो लुक की आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती, लेकिन लुक के साथ अगर एट लग जाए तो इसकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है। आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, बिल्कुल सही है। आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ देख रहे हो। तो लुक के साथ एट लगा सकते हो, सिचुएशन बदलेगी। तो एट लगते ही क्या बदल गया, एट लगते ही सिचुएशन बदल गई। तो लुक अलग है, लुक एट अलग है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है। चलिएगा साहब, हैव, पजेस और ऑन, हैव, पजेस और ऑन, ध्यान रखना हैव, पजेस और ऑन, इन तीनों का मतलब किससे निकलता है, अधिकार से निकलता है, किसी पर अधिकार होना, ठीक है। नहीं, किसी पर अधिकार होना, और किसी किसी भी चीज पर अधिकार होना परमानेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है, किसी भी चीज पर अधिकार होना कैसा एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। अधिकार होना, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, मुझे लग रहा है, हाँ। क्या कह रहा था मैं, ये हैव, पजेस और ऑन का मतलब किससे होगा, अधिकार से होगा, परमानेंट एक्शन है। और परमानेंट एक्शन मतलब एक्शंस को वैसे दो प्रकार में बांटते हैं, दो हिसाब से बांटते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक्शन अगर मैं किसी चीज को कह रहा हूं, ठीक है, तो एक्शन दो प्रकार का होता है, मतलब क्रिया में जो कभी भी वर्ब में कोई एक्शन हो रहा है दो प्रकार का होता है। एक तो टेम्परेरी, ठीक है, एक होता है परमानेंट, TEMP लिखा है साहब, थोड़ा सा समझ लेना, टेम्परेरी और एक परमानेंट। ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी है उसकी आईएनजी फॉर्म बनना आसान है, उसकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है। सिचुएशन अगर तुम्हें लगता है आईएनजी फॉर्म बनाने की है तो बना दो, अगर एक्शन टेम्परेरी है। अगर तुम्हें लगता है परमानेंट एक्शन है तो वो एक्शन सारे जो परमानेंट होते हैं उनकी आईएनजी फॉर्म्स नहीं बनती, ध्यान रखना। तो हालांकि अभी जो है मोमेंट्री और जो है टेम्परेरी, मोमेंट्री, अभी एक्शंस को और प्रकार से भी बांटेंगे अभी आगे जब तुम चलोगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कहता हूं, एक्शंस को दो प्रकार से बांटो, टेम्परेरी और क्या, परमानेंट। अगर तुम्हें लगता है किसी एक्शन को तुम्हें देखना पड़ेगी दो नजर से कि टेम्परेरी है परमानेंट है। अगर तुम्हें लगता है टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी इन द सेंस क्या, अभी हो रहा है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, टेम्परेरी एक्शन है, अभी पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। परमानेंट एक्शन क्या है कि मेरे पास ये पेन है, परमानेंट है, आज है, कल है, परसों है, हमेशा होगा। आप बोले सर खो गया तो, अरे वो एक अलग सिचुएशन है कि खो गया, या बोले टूट गया तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन इन जनरल पेन का होना मेरे पास परमानेंट एक्शन। मेरा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना अभी 1 घंटा चल रहा है, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, टेम्परेरी एक्शन है। तो वो एक्शन जो टेम्परेरी होते हैं उनकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, वो एक्शन जो परमानेंट होते हैं उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। और किसी भी चीज पर अधिकार होना एक कैसा एक्शन है,
परमानेंट एक्शन है, किसी भी चीज पर अधिकार होना परमानेंट एक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक घर है मान लेते हैं, अब कुछ कहेंगे बोले भैया मैं तो किराए पे रहता हूँ, है ना, किराए पे भी रहते हो, अगर तुमने 1 महीने का किराया दे दिया तो वो 1 महीने का किराया जब तक तुम पैसे दे रखे हैं वो तुम्हारा अधिकार है, परमानेंट है, 1 महीना, वो 1 महीना परमानेंट है, उससे पहले तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, तुमने 10 साल का किराया दे दिया, 10 साल वो फिक्स हो गया फिर, ठीक है, तो वो कंडीशन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अधिकार होना जो है परमानेंट एक्शन है, मैंने कहा बिल्कुल परमानेंट एक्शन है, और अगर अधिकार होना परमानेंट एक्शन है तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब इस सिचुएशन में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता अगर तुम्हें लगता है परमानेंट एक्शन है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है टेम्परेरी है तो आईएनजी फॉर्म बनाओ निश्चित रूप से, कोई समस्या नहीं। जैसे सेंटेंस देखो, 4 सेंटेंस है, तुम्हें देख के क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, पहला सेंटेंस, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तुम्हारे पास गाड़ी होना टेम्परेरी या परमानेंट, जल्दी बताओ। तुम्हारे पास गाड़ी होना परमानेंट एक्शन है, आज भी है, कल भी है, परसों भी होगी, हमेशा होगी। बोले सर बेच दे तो, अरे दूसरी ले लेंगे। बेच दोगे तो वो एक एक्सटर्नल एक्शन है जिस वजह से प्रभावित हुआ एक्शन, लेकिन गाड़ी का होना एक परमानेंट एक्शन है, और गाड़ी का होना परमानेंट एक्शन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, आईएनजी फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं आई एम हैविंग अ कार, गलत है, आई हैव अ कार, ठीक है। मैं कहूं आई एम हैविंग रेस्ट, मैं रेस्ट कर रहा हूं। तुम्हारा रेस्ट करना टेम्परेरी या परमानेंट, पूरा जीवन तो करोगे नहीं साहब, 1 घंटा 2 घंटा, तो रेस्ट करना एक टेम्परेरी एक्शन है। और अगर रेस्ट करना टेम्परेरी एक्शन है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए टेम्परेरी एक्शन की हमें क्या बनानी पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म। तो आई एम हैविंग रेस्ट, बात बिल्कुल गलत नहीं है, बात बिल्कुल क्या है, सही है। आई एम हैविंग रेस्ट, रेस्ट करने के लिए भी हैव शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आई एम हैविंग रेस्ट, मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर करूंगा उसके बाद उठ जाऊंगा, कोई काम करूंगा। खाना खाना, लंच करना, तुम्हारा लंच करना टेम्परेरी या परमानेंट, यार लंच 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बहुत खाते हो तो आधा घंटा, इससे ज्यादा थोड़ी कर लोगे। लंच करना टेम्परेरी एक्शन है, और टेम्परेरी एक्शन है इसलिए आई हैव लंच नहीं, आई एम हैविंग लंच। मैं क्या करता हूँ, बोले जी मैं जो है आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हो। हालांकि आई हैव लंच भी एक प्रकार को ठीक हो सकता है जब आप कहना चाहते हो कि भाई आई हैव लंच एवरीडे, कि मैं डेली एवरीडे लंच तो करता हूँ, लंच मिस नहीं करता अपना, तुम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। आई हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर होना टेम्परेरी या परमानेंट, तुम्हारे पास कोई घर है, परमानेंट एक्शन है, आज भी है, कल भी है, परसों भी होगा। और अगर परमानेंट एक्शन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे होंगे, टेम्परेरी और परमानेंट का अंतर समझो। एक्शन को 2 प्रकार से बांटेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट में 2 प्रकार से, टेम्परेरी की आईएनजी बन जाएगी, परमानेंट की आईएनजी नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, एक्शन को और 2 भागों से बांटते हैं, 2 प्रकार से बांटते हैं। अगर तुम्हें लगे तुम इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा टेम्परेरी परमानेंट, तो इस तरीके से समझ सकते हो एक्शन को, मोमेंट्री और टाइम टेकिंग। अगर तुम्हें लगता है कोई एक्शन मोमेंट्री है, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, यूं हो गया, जैसे मैं कहता हूं मेरा चुटकी बजाना, मैंने ऐसे करा, है ना, क्या है ये, मोमेंट्री एक्शन है, तुम इसको कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते क्योंकि इतनी जल्दी घटित हो गया, इसको कंटिन्यूस नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर इसको कंटिन्यूस नहीं बना सकते तो आप कहेंगे मोमेंट्री एक्शंस की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। वो एक्शन जो तुम्हें लगता है मोमेंट्री है उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, वो एक्शन जो टाइम टेकिंग है उनकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, उनकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है। अगर तुम कहीं फंस जाओ तो ये भी काम आ सकता है, मोमेंट्री और टाइम टेकिंग। जैसे मेरा तो मैं अंग्रेजी पढ़ाना, मोमेंट्री है, टाइम टेकिंग, मोमेंट्री थोड़ी है एकदम ऐसे आया था चला गया, है ना, मोमेंट्री नहीं है, क्या है, टाइम टेकिंग एक्शन है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, टाइम टेकिंग 1 घंटा लगा, टाइम टेकिंग है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग, आई एम टीचिंग क्यों कहा, क्योंकि टाइम टेकिंग एक्शन है। तुम्हें लगता है मोमेंट्री एक्शन है, एकदम हुआ, एकदम एकदम जैसे तुमने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोलना एकदम क्षणिक एक्शन है, तो तुम उसकी आईएनजी फॉर्म आई एम ओपनिंग द डोर नहीं, बेहतर होगा कि आई ओपन द डोर या आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, ठीक है नहीं। हालांकि ओपनिंग भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा तो बोले जी मुझे तो कई घंटे लग गए खोलने में, या 2-3-4 मिनट लग गए, तो कंटिन्यूस एक्शन हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि सेंटेंस में क्या दिया है, लेकिन ये चीज तुम्हारे काम आ सकती है बहुत, ठीक है। अब आ जाओ जरा थिंक बिलीव कंसीडर पे। थिंक हो गया, बिलीव हो गया, कंसीडर हो गया। आई थिंक, आई बिलीव, आई कंसीडर मतलब मुझे लगता है, ये मेंटल स्टेट है, क्या है, ये मेंटल स्टेट है। जैसे जैसे तुम किसी भी बात पे अपना ओपिनियन देते हो कि मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं कि इस तरीके से होना चाहिए, देश में ऐसे होना चाहिए, देश में वैसे होना चाहिए, मुझे ये लगता है, मेरा ये विचार है। जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो आप अपनी मेंटल स्टेट बता रहे होते हैं। आई थिंक मुझे लगता है, आई बिलीव, आई कंसीडर मतलब आई थिंक मुझे लगता है, आई बिलीव मुझे लगता है, आई कंसीडर मैं ये कंसीडर करता हूं, मुझे ये लगता है। तो कहने का मतलब इन सब का मीनिंग है किसी किसी स्टेट से तुम्हें लगता है, जब तुम्हें कोई बात लगती है तो वो परमानेंट है, तुम्हारी कोई विचारधारा है वो परमानेंट है, बशर्ते सामने से कोई चेंज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ गई मतलब वो परमानेंट एक्शन है।
अगर परमानेंट एक्शन है तो ध्यान रखना, थिंक, बिलीव, कंसीडर, तुम्हें किसी बात का लगना, तुम्हारा सोचना, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, टेम्परेरी है, अभी सोच रहा हूं 2 4 5 मिनट, हो सकता है उसके बाद ना सोचूं। सोचना अलग चीज है, मुझे लगता है मतलब मेरा विचार है, और तुम्हारे जो विचार होंगे वो परमानेंट होंगे। तो थिंक, बिलीव, कंसीडर जब मीनिंग इनका होगा कि मुझे ऐसा लगता है, तो ये परमानेंट एक्शन होंगे। और अगर ये परमानेंट एक्शन होंगे तो ध्यान रखना, इनकी कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती अगर इनका मीनिंग जो है मेंटल स्टेट से है। और दूसरी बात, तीनों का मीनिंग सेम निकलता है। सेंटेंस पढ़ के देख लो, आई बिलीव दैट यू हैव पोटेंशियल टू सक्सीड, आई थिंक दैट, आई कंसीडर दैट, तीनों सेंटेंस सेम है। आई हैव पोटेंशियल, दैट यू हैव पोटेंशियल टू सक्सीड, यू हैव पोटेंशियल टू सक्सीड, तीनों सेम है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पूछूं आईएनजी बन जाएगी? जब तक मीनिंग मेंटल स्टेट से निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, तब तक ये सेम रहेंगे, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती। ठीक है, बाकी सिचुएशन में बन जाए तो वो बात अलग है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिएगा, कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट, स्टेट है, परमानेंट है। देखो जी, स्टेट परमानेंट तो खैर क्या, कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट जो है इनका, इनकी साथ भी जनरली इनकी आईएनजी फॉर्म का मतलब किसी चीज का, किसी इनका मीनिंग होता है किसी चीज से बना होना। और जब हम कहते हैं कोई चीज किसी चीज से बनी है, किसी चीज से बना होना, तो वो एक परमानेंट एक्शन है। इसमें तो मार्कर जो है प्लास्टिक से बना है, मार्कर जो है वो किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। तो अगर मार्कर प्लास्टिक से मिलकर बना है, परमानेंट एक्शन है, स्टेट नहीं है। क्या है ये? परमानेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है? परमानेंट एक्शन है। ठीक है, स्टेट भी है, स्टेट भी कह लो, ये स्टेट ही एक्शन क्या है? स्टेट है। क्या बना हुआ है? एक स्टेटिक एक्शन है, एक्शन हो नहीं रहा, एक्शन होकर खत्म हो चुका, बना था कभी, लेकिन अभी प्लास्टिक का है। तो आप इसको स्टेट कहेंगे या परमानेंट एक्शन कहेंगे? अगर आप इसको स्टेट या परमानेंट एक्शन कहेंगे तो आप इन जनरल कह सकते हैं कि कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। कंटेन हो, कंप्राइज हो, कंसिस्ट हो, इन तीनों शब्दों की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनका मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना। मीनिंग क्या होता है? किसी से मिलकर बना होना, किसी से मिलकर बना होना। और कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी है, इसका मतलब ये परमानेंट एक्शन है। और परमानेंट एक्शंस की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, अभी बता के आया हूं, परमानेंट की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। बाकी जो है कंप्राइज और कंसिस्ट का ध्यान रखना, जो कंप्राइज शब्द है, ठीक है, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। और याद रखने के लिए एक शब्द और होगा कि जो कंप्राइज है, अगर आपको लगता है एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग गलत होता है, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कंप्राइज की स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस है, मतलब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है, हैज हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो उस सिचुएशन में इसके साथ ऑफ का प्रयोग क्या मानते हैं? सही मानते हैं, ध्यान रखना एक बात। बाकी एक शब्द कंसिस्ट है, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना, क्योंकि कंसिस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेंटेंस है। पहले तो देखो तीनों की आईएनजी फॉर्म थी बनी, कंप्राइजेस, आर कंप्राइज्ड और कंसिस्ट, तीनों में से किसी की आईएनजी फॉर्म नहीं बनी, मतलब सेंटेंस ठीक हो सकता है। बाकी इसके साथ ऑफ भी चेक करना होता है। कंप्राइजेस के साथ ऑफ जो है एक्टिव वॉइस में नहीं आता, पैसिव वॉइस में आता है। अब मैंने आपसे कहा दिस टीम कंप्राइजेस एक्सपर्ट्स ऑफ 5 कंट्रीज, बोले सर ऑफ तो आ गया। अरे भाई, वो एक्सपर्ट्स को और कंट्रीज को जोड़ने के लिए आया है। एक्सपर्ट्स कौन सी कंट्री के? 5 कंट्रीज के। कंप्राइजेस के ऑब्जेक्ट, कंप्राइज का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपर्ट्स। दिस टीम कंप्राइजेस एक्सपर्ट्स, यहां पर ऑफ नहीं आ सकता है, ध्यान रखना। ये ऑफ अगर यहां लगा रहे तो ये गलत है। कंप्राइजेस ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो डायरेक्ट अपना क्या लेगी? डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेगी, मैं ये कहना चाहता हूं। दिस टीम कंप्राइजेस एक्सपर्ट्स, इस टीम में ये टीम किससे मिलकर बनी है? एक्सपर्ट से मिलकर बनी है। कितने कंट्रीज के? 5 कंट्रीज के। 5 कंट्रीज की अलग बात है, लेकिन कंप्राइजेस का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपर्ट्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैंने आपको यही सिखाया है कि एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑफ का प्रयोग गलत है। बोले सर पैसिव बना दे, तो जरा देखो, एक्सपर्ट ऑफ 5 कंट्रीज, इसी को उठा लिया, इज या आर कंप्राइज्ड ऑफ दिस टीम। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, बोले सर पैसिव वॉइस। मैंने कहा जब जब पैसिव वॉइस आ जाए इसके साथ किसका प्रयोग करो? बोले सर ऑफ का। जरा देखना, आपने ऑफ लगाया, मैंने कहा लगाया, बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे कहा दिस टीम कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है? ऑफ का प्रयोग करना है, ये भी ठीक है, वाक्य ये भी सही है, तीनों ही सेंटेंस सही है। जो समझाने का था मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए जरा। सी हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया। देखो भाई, ये पांचों के पांचों, ये पांचों के जो पांचों हैं, सी है, स्मेल है, फील है, टेस्ट है, हियर है,
पांचों के पांचों का मतलब जो है एक ही होता है, टू नोटिस, नोटिस करना। इन सब का मतलब किससे निकलता है? नोटिस करना। क्या मीनिंग होता है इनका? नोटिस करना। बोले सर कैसे? भाई नोटिस कर रहे हो तुम अलग अलग तरीके से। जैसे तुम, मैं कहता हूँ सी, सी का मतलब आंखों से नोटिस करना, स्मेल मतलब तुम नाक से कर रहे हो, फील मतलब तुम स्किन से कर रहे हो, टेस्ट मतलब तुम टंग से कर रहे हो, हियर मतलब कानों से कर रहे हो, लेकिन नोटिस कर रहे हो। ये ज्ञानेंद्रियों वाला ही सीन है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसी से तुम किसी चीज को नोटिस करते हो। अब वो नोटिस करना जो है परमानेंट है। जैसे मैं कहता हूं तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तुम्हारा मेरी बात को सुनना लिसन है, लेकिन आसपास की जो छोटी मोटी आवाजें हैं वो तुम्हें अब भी सुनाई दे रही हैं। ठीक है, अब तुम बैठे हुए पढ़ रहे हो सकता है मम्मी बाहर किचन में कुछ बढ़िया अरहर की दाल बना रही हो, एकदम छौंके की खुशबू आ जाए, आहा क्या मजा आ गया साहब। वो जो नाक से तुम सूंघ पा रहे हो वो चीज क्या है? स्मेल है। वो एक नोटिस करना है, तुमने नोटिस करी कि अच्छा अरहर की दाल बन रही है, मजा आ गया भाई। ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे मान लेते हैं गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, तुम पढ़ रहे हो बैठे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हें गर्मी लग रही है, पढ़ते पढ़ते गर्मी लग रही है, फील कर पा रहे हो ना? नोटिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नोटिस कर रहे हो। सब्जी गर्म थी, तुमने टेस्ट किया, बोले जी गर्म लगी, क्या करा? नोटिस करा। कान से सुन पा रहे हो कोई बात। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, साइड में पंखे की आवाज आ रही है, वो हियर है। तो कुल मिला के इन पांचों के पांचों का मतलब क्या होता है? नोटिस करना होता है, किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज को नोटिस करना। और नोटिस करना ये ऐसे एक्शंस हैं, सी करना, स्मेल, फील, टेस्ट, हियर, ये कभी भी बंद नहीं हो सकते। ये परमानेंट एक्शन है। अगर तुम्हारी आंखें ठीक हैं तो तुम्हारी आंखें हमेशा देखेंगी कुछ ना कुछ। तुम्हारी नाक ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सूंघेगी। तुम्हारे जो है, अगर स्किन जो है अंदर की जो चीजें ठीक है तो हमेशा कुछ ना कुछ फील करेंगी। तुम्हारी जीभ अगर ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट करेगी साहब। ठीक है, नहीं चाहे कुछ मुंह में नहीं है तो भी तुम्हें टेस्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। हियर, कान तुम्हारे अगर ठीक हैं तो वो हमेशा आवाज सुनेंगे। चाहे तुम कुछ भी करो, कोई भी रात को सो रहे हो, अचानक से कोई चीज खट होती है, तुम्हारी आंख खुल जाती है, क्या है? हियर एक परमानेंट एक्शन है, वो रुकता थोड़ी है। अगर तुम जिंदा हो तो ये पांचों एक्शन तुम्हारे परमानेंट होंगे, ये चलते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकते। ये एक्शंस कभी नहीं रुकते। मैंने इसलिए लिखा छोटा सा, तुम्हें पीपीटी में दिख जाएगा, यहां शायद ना रखे, विच वी कैन नॉट स्टॉप। ये ऐसे परमानेंट एक्शन हैं विच वी कैन नॉट स्टॉप। इन एक्शंस को हम रोक ही नहीं सकते, और इन सब का मतलब नोटिस करना होता है। और अगर ये सारे के सारे परमानेंट एक्शन है तो ध्यान रखना, परमानेंट एक्शंस की क्या नहीं बनती? आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। तो इन वर्ब्स को ध्यान रखना, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। अगर इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी तो साहब मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप जरा एक बार नजर मारिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। आप एक बार क्या मारिए, नजर मारिए, उसके बाद हम बात करते हैं। नंबर डाल दूं क्या अगर तुम कहो तो? हाँ जी। आई एम सीइंग नो एरर इन द सेंटेंस। मैं इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं देख पा रहा। आपने सी शब्द का यूज किया, तुमने जब तुमने सी का यूज करा मतलब तुम भी कोई नो एरर नोटिस नहीं कर पा रहे। और अगर सी का मतलब नोटिस करने से है, जब तुम एरर देखते हो तो तुम नोटिस ही तो कर रहे होते हो। और अगर नोटिस कर रहे हो तो भाई नोटिस करने के लिए आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। आई सी नो एरर इन दिस सेंटेंस। आई वॉज टेस्टिंग द सूप एट दैट मोमेंट, कि उस मोमेंट में सूप को टेस्ट कर रहा था। मैंने पूछा तुम, जब मैंने तुम्हें फोन किया तुम क्या कर रहे थे? तो तूने जवाब दिया कि यार मैं ना उस टाइम पे सूप को टेस्ट कर रहा था, यार मैं ना सूप टेस्ट कर रहा था, उस टाइम पे कैसा था तो मैं सूप टेस्ट कर रहा था। तुम्हारा सूप टेस्ट करना एक जो है टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं। तुम्हारा सूप को टेस्ट करना टेम्परेरी एक्शन है। कैसा एक्शन है? टेम्परेरी। और अगर टेम्परेरी एक्शन है तो टेम्परेरी एक्शंस की वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है। अगर बन जाती है तो आई एम टेस्टिंग द सूप बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा सूप को टेस्ट करना टेम्परेरी एक्शन है। टेस्ट करना यहां पर टेम्परेरी है। बोले सर टेस्ट परमानेंट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? टेस्ट परमानेंट भी हो सकता है ना? जैसे मैं कहता हूं कि भाई किसी को, जैसे कोरोना के बाद बहुत लोगों के टेस्ट चले गए, किसी का टेस्ट चला जाना परमानेंट एक्शन है। हालांकि बहुत टाइम बाद आ भी गए, ऐसी बात नहीं है। मेरी सिस्टर के साथ खास करके हुआ था, उसको कुछ भी जो है टेस्ट आना बंद हो गया था कोरोना के बाद से। तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ है ना? जैसे मैं कहता हूँ कोई चीज़ तुम्हें डिलीशियस लगती है ना? कोई चीज़ तुम्हें टेस्टी लगती है, तुम्हें उस चीज़ में टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट आना परमानेंट है। वो टेस्ट कैसा है? परमानेंट है। जैसे मैंने कहा आई टेस्टेड द सूप। अब ये तुम इसको चाहो तो सेकंड फॉर्म में लिख लो, ये भी सही है। तुम आई टेस्टेड द सूप, मैंने सूप टेस्ट किया था। वो मैंने पूछा तुमने सूप टेस्ट किया? बोले यस आई टेस्टेड द सूप, मैंने सूप को जो है टेस्ट किया था। तो यहां पर टेस्ट करना जो है आपने सेकंड फॉर्म में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आईएनजी बनाना चाहूं टेस्ट का, बोले सर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं है। अगर तुम्हें सेंटेंस में लगे कि एक ऐसी घटना है जो परमानेंट तरीके से हुई है, आईएनजी फॉर्म मत बनाओ, आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, द सूप टेस्टेड डिलीशियस। मुझे लगता है ये सेंटेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने क्या पढ़ी है, लिंकिंग वर्ब पढ़ी है, तो लिंकिंग वर्ब में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है क्या, कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का नहीं। ठीक है, तो ये टेस्टेड के बाद जो एडजेक्टिव आया है किसके लिए आया है? सूप के लिए आया है। द सूप टेस्टेड डिलीशियस, द सूप वॉज डिलीशियस। तो ये टेस्टेड जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है।
टेस्टेड जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और मैंने बताया लिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। मैं तुमसे कहूं इस वाले टेस्ट की आईएनजी फॉर्म बन सकती है, चौथे नंबर की आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। ये सेंटेंस ऐसे ही क्या है, सही है। ये सेंटेंस ऐसे ही क्या है, सही है। द सूप टेस्टेड डिलीशियस, है ना। एक बात। दूसरी बात, आई एम हियरिंग सम नॉइज देयर, मुझे वहां कुछ आवाज आ रही है। तो तुम्हें जब कोई आवाज आ रही है तो तुम्हारा आवाज को सुनना परमानेंट है। मैंने कहा तुम्हारे कान ठीक चल रहे हैं तो परमानेंट है एक्शन। अगर ये परमानेंट है तो आप कहेंगे आई हियर। सेकंड फॉर्म बना लो, आई हर्ड सम नॉइज देयर, मैंने वहां पर कोई आवाज सुनी। तो तुम सुन सकते हो, परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन है तो आईएनजी मत बनाओ। आई एम हियरिंग सम नॉइज, मैं वहां कुछ आवाज सुन रहा हूं, आई हियर्ड, मुझे कोई आवाज आई वहां पे, तो आई हियर्ड सम नॉइज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, दे ऑल हियर्ड द स्टोरी विद ग्रेट इंटरेस्ट। देखो मैंने कहा कोई आवाज आना, तुम कोई बात सुन रहे हो, कोई आवाज आ रही तो वो हियर है। मैं कहूं लिसन, लिसन क्या है? देखो हियर और लिसन में जो है यही फर्क है। हियर जो है वो परमानेंट एक्शन है, ठीक है, और लिसन टेम्परेरी एक्शन है। ये चीज ध्यान रखना, लिसन टेम्परेरी एक्शन है। तो अगर लिसन टेम्परेरी एक्शन मैं पूछूं लिसन की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी? भाई बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि टेम्परेरी एक्शंस की बन जाती है। और लिसन टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि लिसन का मतलब होता है ध्यान से किसी बात को सुनना। हियर का मतलब जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो और तुम सीख रहे हो, तुम तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो यू आर लिसनिंग मी, यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात सुन रहे हो। यू आर नॉट हियरिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे दे ऑल हियर्ड द स्टोरी, दे ऑल लिसन, दे ऑल listened the story with great interest, they all listened the story with great interest, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, द शर्ट इज सूटिंग यू, ये शर्ट तुम्हें सूट कर रही है। किसी शर्ट का सूट करना टेम्परेरी या परमानेंट? बताओ भाई। मैं तुमसे कह रहा हूं, जैसे तुमने कहा बोले भैया आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, मैं तुमसे कहूं कि शर्ट का मुझे सूट करना टेम्परेरी या परमानेंट? शर्ट का सूट करना परमानेंट एक्शन है, टेम्परेरी नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक चीज मुझ पे अच्छी लग रही है मतलब अच्छी लग रही है, या एक चीज कोई कपड़ा तुम पे अच्छा लग रहा है वो परमानेंट अच्छा लग रहा है, बशर्ते तुम फैल ना जाओ या पतले ना हो जाओ, वो चीज अलग है। मैंने कहा सिचुएशन कुछ बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल अगर मैं कहूं कोई शर्ट तुम पे अच्छी लग रही है मतलब वो परमानेंट एक्शन है यार, आज भी अच्छी लग रही है कल भी अच्छी लगेगी। कोई चीज तुम पे जचती है मतलब जचती है। तो किसी पर कोई चीज सूट करना परमानेंट एक्शन, और अगर परमानेंट एक्शन है तो आईएनजी नहीं बनेगी। आप कहेंगे दिस शर्ट सूट्स यू, ये शर्ट जो है तुम्हें सूट करती है, दिस शर्ट सूट्स यू। बाकी हियर की जगह लिसन लगा लो, हियरिंग गलत है, सीइंग गलत है, सीइंग का सी करना पड़ेगा, बाकी चीजें ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो फिर आगे चलते हैं साहब। अफेक्ट इफेक्ट बताना रह गया है क्या? ये भी बड़ी समस्या है, नहीं बताया है। यह क्यों बन जाता है? हा लिखना चाह रहा हूं। बहाना करना, दिखावा करना, ठीक है। देखो भाई, वैसे इसके एग्जांपल्स नहीं है मेरे पास, मैं जेन्युइन बताऊं तुम्हें, क्योंकि इसके एग्जांपल्स मैं डालने भूल गया। मैंने बाद में देखा कि एग्जांपल्स नहीं डल पाए, तो वो वही है कि अभी रह गया, इसलिए मैं सोच भी रहा था कि इसको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, लेकिन मैं बता देता हूं, प्रैक्टिस में करवा दूंगा एग्जांपल्स में। ध्यान से देखो, जो अफेक्ट शब्द है AFFECT अफेक्ट, ये केवल वर्ब बनता है, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तुम्हें ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे बता रहा हूं। उसके अलावा अगर तुम चाहोगे तो फंस जाओगे बीच में, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। अफेक्ट जो है वर्ब बनता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना किसी चीज पर, कोई बहाना करना है, किसी प्रकार का कोई दिखावा करना, अफेक्ट का मतलब होता है। बाकी एक शब्द होता है इफेक्ट, ये दोनों चीजें बन जाता है, वर्ब भी और नाउन भी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कहीं नाउन की जरूरत है तो अफेक्ट लगाओगे, इफेक्ट लगाओगे, आंख बंद करके, मीनिंग की जरूरत ही नहीं है,
किसका यूज करो, इफेक्ट का। अगर क्या चाहिए, अगर नाउन चाहिए, अगर नाउन चाहिए तो केवल और केवल क्या आएगा, बोले जी इफेक्ट आएगा। लेकिन हाँ अगर वर्ब चाहिए तो भाई इफेक्ट भी वर्ब बनती है, ठीक है, और अफेक्ट भी क्या बनता है, वर्ब बनता है, दोनों वर्ब बनते हैं। यहां कंफ्यूजन होगा, यहां फिर मीनिंग याद रखना पड़ेगा कि इफेक्ट का मतलब जब जो है जब जब वर्ब बनता है इसका मतलब होता है बदलाव लाना। क्या मतलब होता है, बदलाव लाना। जब जब बदलाव लाने का मीनिंग होगा तो इफेक्ट लगाओ, और कोई भी मीनिंग होगा तो बोले जी क्या लगाओ, अफेक्ट लगाओ। बाकी मीनिंग याद रख लेना, अफेक्ट का मीनिंग प्रभाव डालने से, बहाना करने से, दिखावा करने से होता है। ये चीज तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। मीनिंग याद रहेगा तो बढ़िया होगा, और बाकी इसके आगे चर्चा करेंगे उसमें जो है हमारा आगे भी डिटेल में चर्चा कर लेंगे एग्जाम्पल्स में। यूज ऑफ एज, कहाँ एज का यूज होता है, कहाँ एज का यूज नहीं होता है। जो तुम्हारा अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ 2000 जो अभी मतलब 26 में ही हुआ है, 2-4 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन मतलब कुछ महीने पहले की ही बात है। और मतलब जो पुराना 21 वाला पेंडिंग एग्जाम था उसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एज का प्रयोग कहाँ होगा, एज का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। मतलब इस वाक्य में एज का प्रयोग गलत था जो उन्होंने दे रखा था। कैसे पता चलेगा यूज एज का करना है नहीं करना है। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना, अरे अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है, कैसा लगता है तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आप जो है वॉट का रिप्लाई जान पा रहे हैं, किसका रिप्लाई मिल रहा है आपको, वॉट का रिप्लाई मिल रहा है। अगर आपको लगता है वॉट का रिप्लाई मिल रहा है तो ध्यान रखना एज की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि वॉट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि वॉट का रिप्लाई नहीं मिला है ना, वॉट का रिप्लाई नहीं मिला, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, एज की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है भाई, कुछ तो एक तरीका है कि रट लो, यही ऑप्शन है, कुछ लग रहा है कि रट लो। क्या रटोगे, देखो जरा देर, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा। नेम, थिंक, कॉल, कंसीडर, इलेक्ट, अपॉइंट, चूज, डिक्लेयर, मेक इत्यादि के साथ किसका प्रयोग, एज का प्रयोग गलत माना जाता है। रटने का तो ये हो गया कि नेम, थिंक, कॉल, कंसीडर, इलेक्ट, जो है अपॉइंट, इन सभी शब्दों के साथ एज का प्रयोग गलत माना जाता है। तो मुझसे पूछो मुझे याद है, मुझे भी याद नहीं है, मुझे एग्जांपल्स 2-4 याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बाकी मुझे याद नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती जरूरत, आपको ये पता होना चाहिए कि जब जब आपको व्हाट का रिप्लाई पूछना है, अगर आपको लगता है व्हाट का रिप्लाई मिला तो एज की जरूरत नहीं है, आपको लगता है व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला तो आपको एज की जरूरत है। बोले सर ठीक है, मैंने कहा अच्छा, बोले सर ठीक। मैं आपसे कहूं, बोले सर एग्जाम्पल देख ले, मैंने कहा देख लो। 5 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ये 5 एग्जाम्पल हुए और आपकी वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वर्ब में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता है। बधाई हो, आपने वर्ब का चैप्टर पूरा कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज नहीं चले हैं हम, क्योंकि अभी टॉप 100 चल रहा है और टॉप 100 हमारा जो है पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक टॉप 100 पूरा हो जाएगा। तो फिर जो है 5 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी। मैंने ये प्लान कर लिया है कि 5 दिन आपकी क्लास होगी, तो टेंशन ना लो, बने रहो बस, पेपर से पहले सब करा दूंगा। आ जाओ जरा, यूज ऑफ एस की बात करूं, एज का प्रयोग। मैंने कहा दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट एज कोरोना कवच, उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम कोरोना कवच रखा है ना। दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट एज कोरोना कवच, दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम रखा। मैं पूछूं क्या नाम रखा, दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट व्हाट, बोले सर कोरोना कवच। तो जरा देखना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट व्हाट, क्या नाम रखा, बोले जी कोरोना कवच। तो नेम्ड व्हाट, क्या नाम रखा, बोले जी कोरोना कवच। व्हाट का रिप्लाई मिला, अगर व्हाट का रिप्लाई मिला तो एज की कोई जरूरत नहीं है, काट दो, एज की कोई आवश्यकता नहीं है, काट दो। दूसरा देखो, द कमेटी हैज अपॉइंटेड हिम एज चेयरमैन, कमेटी ने उसको अपॉइंट किया है। मैं पूछूं क्या अपॉइंट किया है कमेटी ने उसको, द कमेटी हैज अपॉइंटेड हिम, कमेटी ने उसको अपॉइंट किया। मैं पूछूं क्या अपॉइंट किया, आप कहेंगे चेयरमैन। व्हाट का रिप्लाई मिला, व्हाट का रिप्लाई मिला तो एज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा व्हाट का रिप्लाई जब जब मिले एज नहीं आएगा। नेक्स्ट, दे ऑल ट्रीटेड हिम, ट्रीटेड द स्ट्रेंजर एज अ गेस्ट, उन सभी ने ट्रीट किया किसको, स्ट्रेंजर को। मैं पूछूं स्ट्रेंजर को क्या ट्रीट किया, गेस्ट। ये स्ट्रेंजर को कैसे ट्रीट किया, गेस्ट की तरह। दे ऑल ट्रीटेड द स्ट्रेंजर हाउ, कैसे ट्रीट किया, बोले सर गेस्ट की तरह, जैसे मेहमान हो ऐसे ट्रीट किया स्ट्रेंजर को। तो हाउ दे ट्रीटेड, बोले एज अ गेस्ट। व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला, किसका रिप्लाई मिला, हाउ का। और मैंने कहा व्हाट का रिप्लाई ना मिले तो एज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एज है ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, लोग बाग गांधी जी को क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। मैं पूछूं एज की जरूरत है, पीपल कॉल गांधी जी व्हाट, लोग बाग गांधी जी को क्या कहते हैं, बोले बापू कहते हैं। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, एज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मोहन थिंक्स हिमसेल्फ एज वाइज, मोहन थिंक्स हिमसेल्फ, मोहन सोचता है समझता है खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, क्या मानता है मोहन खुद को, मोहन खुद को बुद्धिमान मानता है। मोहन खुद को क्या मानता है, बोले जी बुद्धिमान। व्हाट का रिप्लाई मिला, बोले सर मिला। अगर व्हाट का रिप्लाई मिला तो एज की कोई आवश्यकता
नहीं है। बस यही कहानी है कि कब एज आएगा कब नहीं आएगा। कहाँ से पता करोगे? व्हाट के रिप्लाई से। व्हाट का रिप्लाई मिले तो एज नहीं आएगा, व्हाट का रिप्लाई नहीं मिले तो एज आएगा। बस इतनी सी कहानी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वर्व पूरा हो गया है और आपको जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। बस और क्या, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर टेंस कराऊंगा, टेंस के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।